संस्कृति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार सिंह। साथियों, आज यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम संपन्न हुआ और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रश्न पूछे गए। विशेषकर मैं भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति खंड से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखेंगे कि कौन सा उत्तर सही है, किस तरह के प्रश्न आए गए, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर एक मानक उसका उत्तर क्या हो सकता है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। ठीक है, अपना सेशन हम शुरू करें इसके पहले दो तीन बातों को हम जान लें कि भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति से कुल 16 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें प्राचीन भारत से लगभग 4 प्रश्न हैं, मध्यकालीन भारत से, उसमें पूर्व मध्यकाल को भी हम जोड़ के आपके साथ बता रहे हैं, 3 प्रश्न हैं, आधुनिक भारत से 8 प्रश्न हैं, कला और संस्कृति से 1 प्रश्न पूछा गया है। तो इन सारे प्रश्नों पर हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। आज का जो ये डिस्कशन आपके साथ हम कर रहे हैं इस सेशन के माध्यम से, उसमें ये सेट डी जो आपका 4 सेट में परीक्षा होता है, जो 4 प्रश्न पत्र होते हैं सेट के, उसमें सेट डी पर ये आधारित है। ठीक है, तो सेट डी पर ये आज का जो है प्रश्न पत्र आपका आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। लेते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था। ठीक है, 4 ऑप्शन है। चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय, और चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। गांधीवादी आंदोलन ये गांधी जी के आंदोलन से संबंधित है, और इसका जो सही उत्तर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा की थी, तो वहाँ दांडी में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। उस समय गांधी का ये वक्तव्य है। दरअसल गांधी जी ने माना था कि नमक पर कानून अमानवीय है, और गांधीवादी आंदोलन में अहिंसा पर विशेष बल दिया जाता था, वर्ग समन्वय पर विशेष बल दिया जाता था। अगर हम वर्ग समन्वय के दृष्टिकोण से देखें तो गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। नमक के मुद्दे पर गांधी ने सभी वर्गों को अपने आंदोलन से जोड़ लिया। किसान, मजदूर, गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम, पूंजीपति, उद्योगपति, श्रमिक, नमक के मुद्दे पर सब एकजुट हुए और एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। नमक कानून केवल नमक बनाने तक सीमित नहीं था, इसका एक व्यापक महत्व भी था कि हम ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका उल्लंघन करते हैं। केवल दांडी समुद्र के किनारे पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठा लेना ही उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के नियम, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून का हम उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ये गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान कहा था, और इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देख लें। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन was the famous statement given by Gandhi at the time of, correct answer is B, publicly violating salt law at Dandi। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक के मुद्दे पर गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसमें अहमदाबाद के साबरमती से लेकर नौसारी जिले में स्थित है दांडी, वहां पर गांधी जी पहुंचकर समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक उठाकर इस कानून का, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और कहते हैं कि नमक पानी से पृथक कोई वस्तु नहीं है और नमक पर कर अमानवीय है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है। ठीक है, किस पदार्थ की बनी है। ठीक है, तो ये प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से है। ठीक है, और जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं कि जब भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश स्थल या तो नवपाषाणिक अवस्था में थे या ताम्रपाषाणिक अवस्था में थे, उस समय पश्चिमोत्तर भारत के अंतर्गत एक नई सभ्यता
पुष्पित और पल्लवित हो रही थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन। ठीक है, अब यहीं से आपका उत्तर तो निकल गया होगा कि जो डांसिंग गर्ल है वो कांसे की बनी थी। ठीक है, और जो कांसा होता था वो तांबा और टीन, जब हम तांबा और टीन को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे कांसा बनता है। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो कांसे के साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल हैं वहां से मिला है, कालीबंगा से मिले हैं और भी स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, कांस। ठीक है, यानी कि कांसे की बनी थी। ठीक है, द फेमस फीमेल फिगर नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदाड़ो इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ठीक है, तांबा और टीन को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे कांसा बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, ये सेट डी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा, लीगल डिफेंस प्रदान की। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1920 में गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और उस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति गांधी जी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। और फिर आंदोलन में अहिंसा के अनिवार्य रूप से पालन पर बल दिया गया था और तमाम उसके कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए थे कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, यानी ब्रिटिश सरकार से कुल मिला के असहयोग करना है। चूंकि गांधी ने अपने कार्यक्रम के अंतर्गत अहिंसा के अनिवार्य पालन पर बल दिया था, लेकिन 4 फरवरी 1922 एक महत्वपूर्ण तिथि थी जब उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, उसका एक जिला है गोरखपुर, उसमें एक जगह चौरी चौरा। वहां के स्थानीय लोगों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। 22 पुलिस, तकरीबन लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। आंदोलन हिंसक हो गया और अगले ही दिन 5 फरवरी 1922 को गांधी ने बारदोली प्रस्ताव के तहत फिर अपना आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, इस तरीके से ये आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन इस घटना के उपरांत एक बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे तय करके उन पे मुकदमे चलाए गए। और उन अभियुक्तों की पैरवी के लिए उस समय मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, इन्होंने उन अभियुक्तों की पैरवी की और जिनमें अधिकांश लोगों को इन्होंने बचा लिया। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। इन्होंने चौरी चौरा घटना के फलस्वरूप जो बंदी बनाए गए थे उनके लिए विधिक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराई। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, इंग्लिश में देख लें। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। करेक्ट आंसर इज बी, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। यह निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, देखेंगे अभी डिस्कस में। अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। पूना पैक्ट, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रख्यापना। ठीक है, ये ऑप्शन है। दरअसल गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में एक समझौता हुआ जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और एनसी रजा, इनके प्रयासों से ये समझौता हुआ। तो आखिर ये समझौता क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ?
दरअसल सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कराने के लिए और लंदन में गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हो रहा था उसमें कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी नहीं की थी, तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। और उस गांधी इरविन पैक्ट के तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं और लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था उसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस ने सहमति व्यक्त की। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी जी भाग तो लेते हैं लेकिन वहां पे सांप्रदायिक मुद्दे ही हावी रहे और कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर वापस गांधी जी आ गए और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और गोलमेज सम्मेलन के उपरांत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और इस घोषणा का जो उद्देश्य था वो था भारत में पृथकता को बढ़ावा देना, यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र जिसकी नींव 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में पड़ी थी उसका विस्तार करना। और इस एक्ट में यानी कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया और इनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई जो 20 वर्ष तक लागू होनी थी। चूंकि दलितों का नेतृत्व गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी द्वारा किया जा रहा था और इससे अंबेडकर जी चाहते भी थे कि राजनीति दलितों को कानूनन अधिकार मिले, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बने, यानी अगर राजनीतिक उनकी शक्ति बढ़ेगी तो उनकी सामाजिक हैसियत बढ़ेगी और फिर उनका समाज में जो तमाम दलितों से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकेगा। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे और गांधी जी इससे बड़ा चिंतित हुए। उनको लगा कि अगर दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, तो जो उनका अछूतोद्धार कार्यक्रम है, दलितों को मुख्य धारा में शामिल करने का जो उनका उद्देश्य है, वो कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाएगा। और चूंकि उस समय जो दलित थे, पिछड़े थे, अस्पृश्य समझे जाते थे और उनके अस्पृश्य रहने की जो संभावना थी वो बनी रहती। गांधी जी ने यरवदा जेल से ही अनशन प्रारंभ कर दिया, आमरण अनशन करना शुरू कर दिया और मदन मोहन मालवीय, एनसी रजा, इनके प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर में एक पैक्ट हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और उस पैक्ट में एक तरीके से जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, क्योंकि गांधी का मानना था कि दलित जो है वो हिंदू ही समाज के अंग हैं, वो अलग नहीं है, तो वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई, बल्कि उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था बढ़ा दी गई। समझ रहे? यानी कि विधानमंडल में, जैसे प्रांतीय विधानमंडल में इनके लिए जो सीट थे 148 सीट आरक्षित किए गए और केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीट जो है आरक्षित की गई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पूना पैक्ट। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लें। सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड appealed for its eradication from all spheres, decide to include the uplift of Harijans in his political and social program? The correct answer is a पूना पैक्ट। ओके, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूना पैक्ट ए। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, ये क्वेश्चन संख्या 5 है सेट डी का। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। ठीक है, पपीता, अनन्नास, अमरूद उपर्युक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? ठीक है, दरअसल जब मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग शुरू किए होंगे तो उसमें पहला ही चैप्टर है यूरोपियों का भारत आगमन। ठीक है, और उसमें भी सबसे पहले आपने पुर्तगालियों को पढ़ा होगा क्योंकि ये प्रथम शक्ति थे पुर्तगाली जो भारत आए थे। यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, एक नवीन मार्ग जो
जलीय मार्ग थी उसकी खोज करते हुए वास्को डी गामा केरल आया था, और केरल के जो शासक हुआ करते थे जिनकी उपाधि जमोरिन हुआ करती थी, उन्होंने उसका स्वागत किया। लेकिन अरब, उस समय जो अरब व्यापारी थे उन्होंने विरोध किया, अपनी स्थिति को प्रतिकूल देखते हुए वापस लौट जाता है वास्को डी गामा। लेकिन जब वापस गया, अपने देश लौटा, तो भारत से कुछ चीज़ें लेकर गया, और उन चीज़ों की उस समय यूरोप में काफ़ी डिमांड थी, और यही कारण था कि वास्को डी गामा अपने कुल यात्रा खर्च को काटकर लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, और फिर उसी रास्ते अन्य यूरोपीय भी भारत आए। तो इस तरीके से सबसे पहली शक्ति जो थी वो थी पुर्तगाली, जो भारत आए। तो जब वो भारत आए तो बहुत सारी चीज़ें आई उनकी, कुछ इसी क्रम में बहुत सारे फल भी भारत आए, बहुत सारे जो है फसल भी भारत आई, तंबाकू वगैरह भी वो अपने साथ लेकर आए। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कि पपीता, अनन्नास और अमरूद। अमरूद ये भी एक विदेशी ही है, भारत का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेक्सिको जो है अमरूद सबसे पहले मेक्सिको में देश में आया, फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं लैटिन अमेरिका इन देशों में हुआ। ठीक है, खैर जो भी है, तो ये जो फल हैं वो पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए। तो इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, तो पपीता, अनन्नास, अमरूद ये तीनों जो है पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए। ठीक है, इंग्लिश में देखें, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, papaya, pineapple, guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th centuries? Correct answer is C, all the three. Okay? तो इस तरीके से ये जो प्रश्न 5 है उसका उत्तर हो जाएगा C, सभी 3। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? इसका करेक्ट आंसर है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, दरअसल दक्षिण भारत के अंतर्गत जाति सुधार आंदोलन चलाए गए, और इन आंदोलनों का जो उद्देश्य था वो था ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना और दलितों के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ठीक है, समानता को प्रोत्साहित करना और राजनीतिक जो है मांग। तो इसीलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मण वर्चस्व था। चूंकि दक्षिण का समाज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बटा हुआ था, तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, और फिर इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने एक चुनौती प्रस्तुत की, और ब्राह्मण जो कि कई अनुष्ठानों में इनकी सहभागिता होती थी, लोगों से अपील की गई कि विवाह आदि अवसरों पर वो ब्राह्मणों से जो औपचारिक जो कर्मकांड हैं वो ना कराएं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, और ईवी रामास्वामी नायकर को आत्मसम्मान आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, इंग्लिश में देखें, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? करेक्ट आंसर इज ए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ओके, अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न संख्या 71 है, ये सेट डी का। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। दूसरा है, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है। दरअसल जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना, तो ब्रिटिश नीतियों ने भारतीयों का शोषण किया, क्योंकि उपनिवेश के मूल में अर्थ होता है, आर्थिक दोहन होता है। और किसी भी देश के 3 प्रकार के संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी नीतियों द्वारा, पहले कंपनी का शासन था, ठीक है,
तो उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से भारतीय संसाधनों का दोहन सुनिश्चित करना शुरू किया। लेकिन इन्हीं ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था कि भारत के अंतर्गत एक मध्य वर्ग का भी उदय हुआ। जैसे ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इन्होंने जमींदारी व्यवस्था लागू की। लगान संबंधी समझौता जमींदारों के साथ किया गया, तो जमींदारों की आर्थिक हैसियत बेहतर हुई, आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, सामाजिक स्थिति बेहतर हुई, तो वो अपेक्षाकृत शिक्षित भी हुए। जब वो शिक्षित हुए तो वो उन्होंने देश विदेश सारी चीज़ें पढ़ी, और एक चीज़ उन्होंने ये महसूस किया कि जो हमारी गुलामी है उसके मूल में या उसका कारण कहीं न कहीं हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ापन है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा बार बार ये कहा जाता था कि आपका अतीत बढ़िया था लेकिन वर्तमान पतनशील है और हम वर्तमान को बेहतर करना चाहते हैं, ऐसा वो कहते थे। तो इन बुद्धिजीवियों में जो सबसे अग्रणी व्यक्तित्व थे उनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है, और पूर्व और पश्चिम के संश्लेषणकर्ता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। समझ रहे? तो राजा राम मोहन राय ने ये चीज़ें शुरू की, और पूर्व और पश्चिम के संश्लेषणकर्ता की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि राजा राम मोहन राय जो भारतीय परंपरा है और जो पश्चिमी परंपरा है, जो भारत की परंपरा है और जो पश्चिम देशों की परंपरा है, चूँकि ब्रिटेन में के अंतर्गत या यूरोप के अंतर्गत पुनर्जागरण हो चुका था और पुनर्जागरण ने वहाँ पे नवीन प्रगतिशील मूल्यों को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय दोनों ही विचारधारा से प्रभावित थे, और इसी क्रम में राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि कलकत्ता में इनके दो घर हुआ करते थे। एक घर में अगर राजा राम मोहन राय को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ देसी था, और दूसरे घर में अगर राजा राम मोहन राय को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ विदेशी था। तो राजा राम मोहन राय दोनों ही विचारधारा से प्रभावित थे और वो इन दोनों में समन्वय करना चाहते थे। ठीक है, तो इसी जो पूर्व और पश्चिम के संश्लेषणकर्ता की बात हमने कही और जो वो समन्वयवादी दृष्टिकोण रखते थे, उसी संदर्भ में ये प्रश्न है। ठीक है, तो पहला कथन कि उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था, ये बिल्कुल सही है। वो पश्चिमी विचारधारा से भी प्रभावित थे, पश्चिम के प्रगतिशील मूल्यों से वो प्रभावित थे, और पुनर्जागरण कालीन जो नवीन चेतना पश्चिम के अंतर्गत डेवलप हुई और जिसने कि वैज्ञानिक प्रगति को सुनिश्चित किया, उसके समर्थक थे। ठीक है, दूसरा उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। ये भी करेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी पुनर्जागरण की जो आत्मा है वो थी मानववाद। मानववाद को केंद्र में रखा गया, मानवतावाद को केंद्र में रखा गया, और उसी मानवतावाद से प्रेरित होकर इन सुधारकों ने मानव एकता का संदेश दिया। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो एक और दो दोनों, यानी करेक्ट सी। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में देख लें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन राय। ही possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. Which of the statement given above is are correct? Correct answer is C, both 1 and 2. Okay. अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा 72, ये सेट डी का 72 क्वेश्चन है। असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस बार संयोग कहें या कुछ अलग, असहयोग आंदोलन से 3 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में ये प्रश्न है। ठीक है, कि क्या कार्यक्रम निर्धारित था। तो चूंकि पहले भी मैंने कहा कि असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो थी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ
और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी, चूँकि 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और गांधी जी का मानना था कि तानाशाही शक्तियों को समर्थन नहीं देना है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र इनके बीच में लड़ा गया। तो गांधी जी तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध में अंग्रेजों मतलब ब्रिटेन का समर्थन किए थे, और वो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। और गांधी जी को विश्वास था कि हो सकता है कि आगे चलकर मतलब जब युद्ध समाप्त होगा तो उन्हें कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन मिला क्या? काला कानून, रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो उस काला कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, और उसी बीच एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी सत्यपाल और किचलू, जो पंजाब के उस समय प्रगतिशील नेता थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हुआ था जलियांवाला बाग में, जहां की ब्रिटिश सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण गोलियां चलाई गई बिना किसी पूर्व सूचना के, और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उधर खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो चुका था। ठीक है, और कुछ रॉलेट एक्ट मिला, तो गांधी जी इससे जो है दुखी होकर उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, और इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। अहिंसा के माध्यम से चलाया जाना था, अहिंसा का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था। और गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन में जो अपने कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित किए, उसमें उन्होंने कहा कि हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, चाहे विदेशी शिक्षण संस्थाएं हों, विदेशी सम्मान उपाधियां हों। ठीक है, यानी कुल मिला के विधान परिषदों का बहिष्कार हो, हमें विदेशियों का बहिष्कार करना है। उन्होंने कहा कि अहिंसा का अनिवार्य रूप से हमें पालन करना है, और यही कारण है कि जब चौरी चौरा की घटना घटी तो गांधी जी ने पूरे देश के मूड के विपरीत जाकर इस आंदोलन को वापस ले लिया। उस समय गांधी जी कि उस समय के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, CR दास हैं, इन लोगों ने कड़ी निंदा की कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो स्वराज हमारे चौखट पे आ गया था, अब मिलने ही वाला था, और गांधी जी आंदोलन वापस ले रहे। लेकिन गांधी जी ने सारा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो अब उसके कार्यक्रम के अंतर्गत देखें तो न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार ये शामिल था, अहिंसा का कठोर अनुपालन ये भी शामिल था, क्योंकि हमने देखा चौरी चौरा में जैसे ही हिंसा भड़की, गांधी ने आंदोलन बारदोली प्रस्ताव के तहत आंदोलन को वापस ले लिया, अहिंसा के कठोर अनुपालन पे बल दिया। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, प्रतिधारण का अर्थ होता है धारण किए रखना, तो ये गलत है। उपाधियों और जो सम्मान है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए हैं उनको वापस करना, लौटा देना। विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उपर्युक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं, तो 1, 2 और 4 ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल थे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा केवल 3, तो इसका करेक्ट आंसर है C। ठीक है, केवल 3। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, बायकॉट ऑफ लॉज कोर्ट एंड फॉरेन क्लॉथ। ठीक है, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। ठीक है, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ठीक है, ये गलत है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर पार्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, करेक्ट आंसर इज C, ओनली 3। ओके, तो इस तरीके से इसका उत्तर C हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई उसी समय उसकी जो है टैगोर ने भी निंदा करी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? ठीक है, ए है एक घिरनी, ठीक है,
पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। बी है एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। सीधे हाथों से रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जलडोल वाटर बकेट। ठीक है। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा was a water bag made of leather pulled over a pulley, a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes, a larger earthen pot driven by bullocks, a large water bucket pulled up by a rope directly by hand. दरअसल ये मिडवल हिस्ट्री के अंतर्गत है। अरघट्टा पूर्व मध्यकाल के दौरान ये सिंचाई की एक तकनीकी है। ठीक है। और अरघट्टा का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर प्लस घट्टा। अर्घ मतलब कि स्पोक से उसका मतलब है, और घट्टा मतलब पॉट। ठीक है। तो उसके जो है स्पोक्स पे पॉट बने होते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कि एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। ठीक है। इसलिए इसका आंसर है बी। ठीक है। ए लार्ज व्हील विथ earthen pots tied to the outer ends of its spokes। अब देखिए इसको जो है हम एक मैप के थ्रू भी आपको दिखा सकते हैं कि इस तरीके का होता था। अरघट्टा ये है, इसे पर्सियन व्हील भी कहते थे। ठीक है। पर्सियन व्हील। और इस तरीके से बैल द्वारा पशुओं द्वारा इसको खींचा जाता था और यहां से पानी कुओं से निकाल के इस जगह एक बना हुआ है नाली टाइप से, इसमें गिरता था और फिर इसके माध्यम से सिंचाई होती थी। तो एक उस समय के समय में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, एक क्रांति थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्त विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, सिंह वर्मन। ये फैक्चुअल नेचर का प्रश्न है। दरअसल ये जो उपाधियां हैं मत्त विलास, विचित्र चित्त, ठीक है, गुण भरा, ये पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधियां हैं। दरअसल महेंद्र वर्मन ने एक नाटक लिखा था, उसका नाम है मत्त विलास प्रहसन। उस आधार पे उसने मत्त विलास की उपाधि ली। विचित्र चित्त मतलब कि असामान्य और अद्वितीय विचारों वाला, तो विचित्र चित्त की उपाधि ली। गुण भरा, गुण उसके अंतर्गत गुणों की ठीक ठाक, महानता, गुणों और महानता का प्रतीक है। ठीक है। तो गुण और महानता के प्रतीक के रूप में उसने जो है गुण भरा की उपाधि ली। ठीक है। तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव शासक हैं। करेक्ट आंसर ए है। ठीक है। Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles मत्त विलास, गुण भरा, विचित्र चित्त एंड? करेक्ट आंसर इज ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 75 ये है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ठीक है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। ठीक है। तो फाहियान एक चीनी यात्री है और बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध भिक्षु था जो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आया था। और ये जो है चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये जो है भारत आया था। इसने अपने भारत वृत्तांत को एक पुस्तक में लिखा था, काई फोकी। ठीक है। ये इसकी काई फोकी, क्यों फोकी बोलते हैं, एक इसकी द्वारा लिखा गया एक पुस्तक, एक ग्रंथ है, जिसमें इसने जो है फाहियान ने भारत का चतुर्दिक यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब क्षेत्रों के बारे में उसने लिखा है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है फाहियान ने जो है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ये भारत आया था। इंग्लिश में देखें, फाहियान
फाक्शियान भी कहते हैं, चीनी भाषा का शब्द है चूंकि। द चाइनीज पिलग्रिम्स ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्रीविजय, ठीक है, के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? दरअसल उस समय जो श्रीविजय का शासक हुआ करता था, यह था शैलेंद्र वंशी शासक था, शैलेंद्र वंशी शासक था। और इस शैलेंद्र वंशी शासक के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा ये सब क्षेत्र शामिल हुआ करते थे, ठीक है। कडारम, ये सारे क्षेत्र उसके अंतर्गत आते थे। और इसके विरुद्ध जो अभियान किया था वो किया था चोल शासक राजेंद्र चोल ने। तो राजेंद्र प्रथम ये चोल शासक है, इसने जो है श्रीविजय के शैलेंद्र वंशी शासक के विरुद्ध अभियान किया था और फिर इन क्षेत्रों को अपने अंतर्गत लाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijay, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring island? Correct answer is C, Rajendra Chol. Okay, राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत यानी 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रादेशिक क्षेत्र और क्षेत्र में बहने वाली नदी, अस्मक, गोदावरी, कंबोज, विपास, अवंती, महानदी, कोसल, सरयू, उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4, ठीक है। विथ रिफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC, consider the following pairs: territorial region, Asmak, Kamboj, Avanti, Kosla, river flowing in the region, Godavari, Bipas, Mahanadi, Saryu. How many of the pairs given above are correctly matched? Only 1, only 2, only 3, all the 4, ठीक है। ये प्रश्न है और ये प्रश्न प्राचीन भारत से है और प्राचीन भारत में महाजनपद काल से है। दरअसल 6 सेंचुरी BC के आसपास हम देखते हैं 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है और इस 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में हमें मिलता है। तो 16 महाजनपदों में कुल 14 जो महाजनपद थे वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि 2 महाजनपद ऐसे हैं जहाँ की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है, ये चूंकि अलग अलग मतलब ये उसी में से 4 हैं, ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि ये जो महाजनपद हैं वो किन किन नदियों के किनारे स्थित थे, अवस्थित थे, ठीक है। तो उसमें पहला है अस्मक, ये दक्षिण भारत में था और इसकी राजधानी पोतन या पोटिल हुआ करती थी, ठीक है। ये गोदावरी नदी के किनारे है, ये करेक्ट है, ठीक है। दक्षिण के अंतर्गत गोदावरी नदी के किनारे है और दक्षिण में स्थित एकमात्र जो है महाजनपद अस्मक हुआ करता था, ठीक है। दूसरा है कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी, लेकिन ये व्यास, विपास, इसे व्यास नदी भी कहते हैं, ठीक है, व्यास नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध था। तीसरा है अवंती, ठीक है, और ये 2 भागों में था, एक है उत्तर और दूसरा है दक्षिण। तो उत्तर अवंती में उत्तर भाग की राजधानी ये उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, ठीक है। और ये महानदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मालवा का जो क्षेत्र है ना वहीं पे ये महाजनपद था और मगध के बाद अवंती में मिलता था लोहा। और आपको याद होगा कि जब अवंती के शासक ने बुद्ध को निमंत्रण दिया था कि आप आ जाइए हमारे यहाँ, तो बुद्ध ने असमर्थता व्यक्त की थी और अपने एक शिष्य महाकच्छायन को उन्होंने अवंती भेजा था। तो अवंती, ये उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की माहिष्मती, महानदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। चौथा है कोसल, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी और ये जो महाजनपद है वो सरयू नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये सही है, ठीक है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 2 युग्म यानी अस्मक और कोसल ये
सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC, consider the following territorial region, river flowing. Correct answer is 1 and 4, यानी B, only 2. ओके, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम गंधर्व महाविद्यालय, ठीक है, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, ठीक है, शास्त्रीय संगीत की औपचारिक प्रशिक्षण यहां दिया जाता था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहां स्थापित किया गया? दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर। तो प्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया था और ये लाहौर में किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, लाहौर। इंग्लिश में देखें, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, ए म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा यहां दी जाती थी, was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पलुस्कर in लाहौर। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, आगे चलें अगला प्रश्न की तरफ। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, ठीक है, प्रादेशिक, राजूक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? ग्राम स्तर, जिला स्तर, जिला स्तरीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन स्तर, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख, चूंकि आप जानते हैं कि अशोक पहला मौर्य शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता से एक प्रकार का संवाद या राज्यादेश, जो उसके अभिलेख हैं राज्यादेश थे, एक संवाद भी स्थापित किया अभिलेखों के माध्यम से। और इस अभिलेख में युक्त, राजुक, प्रादेशिक नामक अधिकारियों की भी चर्चा हमें मिलती है, ठीक है। ये युक्त, राजुक और प्रादेशिक जो अधिकारी हैं वो जिला प्रशासन से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जिला स्तरीय प्रशासन, जिसमें जो प्रादेशिक है ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था तथा भू राजस्व से संबंधित, भू राजस्व वसूली से संबंधित था, ठीक है, प्रादेशिक। राजुक जो अधिकारी है वो न्यायिक कार्य से संबंधित था और युक्त नामक जो अधिकारी है वो जो है सचिव या कह लें एवं लेखा परीक्षक की तरह था, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग अधिकारी हैं, ठीक है, और इनकी चर्चा अशोक के अभिलेखों में हमें मिलती है, ठीक है। तो जिला स्तरीय प्रशासन से ये संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अशोकन inscription suggests that the Pradeshik, Rajuk and Yukta were important officer at the district level administration. Correct answer is B. Okay. आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल ठीक बात है। ये असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, ठीक है, और अहिंसा का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था। और जैसे ही आंदोलन हिंसक हुआ, गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए था, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी इसमें ये बात कही गई थी कि अगर सरकार दमन पर उतर आएगी तो हम सरकार के विरुद्ध जरूरत पड़ने पर कर रोको आंदोलन भी चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दोनों सही हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। इंग्लिश में देख लें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। करेक्ट है। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विथ सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट
stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. Which of the statement given above is are correct? तो both 1 and 2, C is correct answer. तो इस तरीके से कुल प्रश्नों की संख्या जो पूछी गई भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति से, वो कुल 16 प्रश्न थे, जिन सभी प्रश्नों का हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया है, सेट डी पर आधारित हैं। आप लोग अपने प्रश्न पत्र को यहाँ से मिला लीजिए और देख लीजिए कि इतिहास में आपने कितना आपका स्कोर बन रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो इस तरीके से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।